आमतौर पे जब हम किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा ध्यान उसके एक्टर्स, कहानी या भव्य सेट पर होता है बिल्कुल। और उसके ग्रैंड प्रीमियर पर। राइट। तो जरा कल्पना कीजिए कि किसी बहुत ही बहुप्रतीक्षित फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है। एकदम रेड कार्पेट बिछा हुआ है, कैमरे चमक रहे हैं, दर्शक सीटों पर बैठ चुके हैं और पर्दे के उठने के इंतजार कर रहे हैं। और तभी अचानक से एक सायरन बजता है। पुलिस सीधे मंच पर आती है और फिल्म शुरू होने से ठीक पहले उसके डायरेक्टर को ही गिरफ्तार करके ले जाती है। ओह, मतलब ये परिदृश्य तो किसी एकदम हाई वोल्टेज पॉलिटिकल थ्रिलर के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है। ऐसा कुछ जिसकी पटकथा बहुत ही बारीकी से लिखी गई हो। है ना? और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ रेड कार्पेट की जगह पश्चिम बंगाल का एकदम धधकता हुआ चुनावी मैदान है। और फिल्म डायरेक्टर की जगह भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के एक शीर्ष रणनीतिकार हैं। एग्जैक्टली। तो आज के इस अंक में हम आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल की अचानक हुई गिरफ्तारी, इसके पीछे के जटिल वित्तीय नेटवर्क्स और इस पूरे अरबों डॉलर की चुनाव जिताने वाली इंडस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। और ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि जो लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़ी राजनेताओं की चालें तय करते हैं, वो अचानक से खुद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसी भारी भरकम जांच एजेंसियों के सीधे निशाने पर कैसे आ गए। बिल्कुल। और इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना, हमने स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक खंगाला है। हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, द वायर और रेडिफ की विस्तृत रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और साथ ही राजनेताओं के बयान और इस पूरी इंडस्ट्री के इतिहास को समझाने वाली ISBR बिजनेस स्कूल की एक एकेडमिक जर्नल की रिसर्च भी मौजूद है। राइट। पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो निष्पक्षता वाली बात। बिल्कुल। क्योंकि हमारे स्रोतों में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील जानकारियां मौजूद हैं, जिनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों नजरिए शामिल हैं। इसलिए हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या नेता का समर्थन या विरोध करना नहीं है। राइट। हम केवल मूल स्रोतों में मौजूद तथ्यों और विश्लेषणों को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रख रहे हैं। हाँ, ताकि तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में सच में भूकंप ला दिया है। और सोमवार देर रात वाली गिरफ्तारी। राइट। सोमवार की देर रात ईडी ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आईपैक के निदेशक और सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें तुरंत 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। और देखिए, जो आरोप लगाए गए ना, वो कोई सामान्य वित्तीय अनियमितता के नहीं है। ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास कुनुस्तोरिया और कजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़ा है। मतलब सीधे कोयला तस्करी के सिंडिकेट से। बिल्कुल। और ईडी का बहुत ही ठोस दावा है कि इस सिंडिकेट से जुड़े लगभग 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात, इसके तार सीधे तौर पर आईपैक के खातों से जाकर जुड़ते हैं। अब यहीं पर मुझे एक बड़ा वैचारिक झटका लगता है। मतलब मेरी समझ से आईपैक तो एक ऐसी फर्म है जो चुनावी नारे गढ़ती है, रैलियों का डिजाइन तैयार करती है ना? हाँ, पब्लिक परसेप्शन बनाती है। तो एक कंसल्टेंसी फर्म का आसनसोल की कोयला खदानों और तस्करी के 50 करोड़ रुपए से क्या लेना देना हो सकता है? मतलब वो इतने गहरे वित्तीय दलदल में कैसे फंस गए? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब ईडी के दस्तावेजों में छिपी उनकी कार्यप्रणाली में मिलता है। देखिए, ईडी का तर्क ये नहीं है कि आईपैक के लोग खुद जाकर कोयला चुरा रहे थे। अच्छा। तो फिर आरोप क्या है? तर्क ये है कि कोयले की तस्करी से जो काला धन पैदा हुआ, जिसे हम कानूनी भाषा में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, उस पैसे को वैध बनाने और सिस्टम में खपाने का काम किया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि आईपैक ने इस पैसे को बैंकिंग चैनलों और हवाला नेटवर्क के बीच एक पुल की तरह इस्तेमाल किया। तो मतलब ये सिर्फ पैसा छिपाने का खेल नहीं था, बल्कि उस काले धन को बाकायदा सफेद कपड़े पहनाकर अर्थव्यवस्था में वापस लाने की कोशिश थी। एग्जैक्टली, जिसे हम लेयरिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये लेयरिंग जमीन पर होती कैसे है? मतलब कागजों पर ये सब कैसे दिखाया जाता है? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी के पास करोड़ों रुपए का काला धन है। अब वो सीधे बैंक में तो डाल नहीं सकते, तो ईडी के मुताबिक इसके लिए फर्जी बिल या बोगस इनवॉइस बनाए गए। बोगस इनवॉइस मतलब बिना कोई काम किए बिल फाड़ देना। बिल्कुल।
कागजों पर दिखाया गया कि आईपैक ने किसी कंपनी को अपनी कंसल्टेंसी सेवाएं दी और उस कंपनी ने इसके बदले में करोड़ों रुपए का पेमेंट किया, जबकि असल में न कोई सर्विस दी गई और न ही कोई जायज व्यापार हुआ। अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से हवा में महल बनाने वाली बात हो गई। और ठीक यही बात ईडी कह रही है। उन्होंने दस्तावेजों में राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी का विशेष रूप से जिक्र किया है। आरोप है कि इस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का एक ऐसा लोन लिया गया जिस पर न कोई ब्याज था और न ही कोई गारंटी। मतलब एक पूरी तरह से असुरक्षित लोन। हाँ, ईडी का तर्क है कि ये कोई सामान्य व्यावसायिक लोन था ही नहीं, बल्कि एक शैम लोन यानी फर्जी लोन था। इसका एकमात्र उद्देश्य था तस्करी से आए बेहिसाब पैसे को कंपनी के खातों में एक कानूनी शक्ल देना। और सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर चुनाव प्रचार के खर्चों को उठाने और जनता की धारणा को खरीदने के लिए किया गया। बिल्कुल, और शायद इसीलिए जांच एजेंसियों का रुख इतना सख्त है। अदालत में ये तथ्य भी सामने रखा गया कि 8 जनवरी को जब आईपैक के कोलकाता दफ्तर पर पहली बार छापा पड़ा था ना, तो उसके तुरंत बाद चंदेल ने अपने कर्मचारियों को अहम ईमेल और वित्तीय डेटा डिलीट करने का निर्देश दिया था। डेटा डिलीट करवाना, ये तो कानून की नजर में सबूत मिटाने की कोशिश हो गई। राइट, इसे अपराध की स्वीकारोक्ति के एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जाता है। और चूंकि चंदेल लगातार विदेश यात्राएं करते हैं, एजेंसी ने उनके भागने की आशंका जताई थी, जिसे अदालत ने मान भी लिया। अब अगर हम इन वित्तीय कागजातों से थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है टाइमिंग का। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। हाँ, टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। मतलब ये तो शतरंज के खेल जैसा हो गया, जहां दोनों मुख्य खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं और अचानक रेफरी मैदान में उतरकर किसी एक खिलाड़ी के कोच को ही जेल में डाल देता है। ये उपमा बहुत सटीक है और यही कारण है कि ये महज एक कानूनी लड़ाई न रहकर एक भयंकर राजनीतिक युद्ध बन गई है। चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में मुख्य रणनीतिकार की गिरफ्तारी। बिल्कुल, इससे अ लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत पर गहरी चोट पहुंचती है। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बहुत तीखी आ रही हैं। जी, टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने इसे सीधे तौर पर डराने धमकाने वाला कदम करार दिया है। हाँ, उनका तर्क है कि अगर आप सत्ता पक्ष के खिलाफ काम करते हैं तो एजेंसियां आपके दरवाजे पर आ जाएंगी। और चंदेल के वकील विकास पाहवा ने भी अदालत में यही बात रखी कि आईपैक को केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे तमिलनाडु और बंगाल जैसी जगहों पर विपक्षी पार्टियों के लिए रणनीति बना रहे हैं। और देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ें उस 8 जनवरी वाले वाक्य से जुड़ी हैं, जब ईडी ने कोलकाता कार्यालय पर छापा मारा था तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना काफिला लेकर वहां पहुंच गई थी। हाँ, वो तो भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व दिन था। एक मुख्यमंत्री का किसी निजी कंसल्टेंसी फर्म के लिए सड़क पर उतरना, ये बताता है कि दांव सच में कितने ऊंचे हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव है। एक तरफ ईडी की फाइल है जिसमें 50 करोड़ के हवाला और फर्जी कंपनियों के ठोस आरोप है, और दूसरी तरफ विपक्ष का ये दावा कि ये सब चुनाव जीतने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल है। तो इन विरोधाभासी बातों के बीच हम असली तस्वीर कैसे देखें? इस उलझन को सुलझाने में द वायर के पत्रकार सुमन नाथ का विश्लेषण बहुत कारगर है। वे कहते हैं कि हमें इसे सिर्फ एक राज्य के चुनाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये भारत के संघीय ढांचे के तनाव का एक केस स्टडी है। अपने लेख में वो एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन इफेक्ट। ओह हाँ, वॉशिंग मशीन इफेक्ट। ये शब्द तो आजकल न्यूज में बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मतलब अगर आप विपक्ष में हैं तो जांच होगी, लेकिन दल बदलते ही सारे दाग धुल जाएंगे। एकदम सही। द वायर की लेख में इसका विस्तार से जिक्र है। ये जो चुनिंदा न्याय या सिलेक्टिव जस्टिस की धारणा है ना, ये जमीन पर बहुत गहरा असर करती है। इसीलिए जब ईडी आईपैक पर छापा मारती है तो ममता बनर्जी बहुत आसानी से इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बजाय बंगाल की अस्मिता पर हमले के रूप में पेश कर पाती हैं। द वायर के लेख में एक और बात थी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इस चुनाव को उन्होंने 2 सेनाओं की जंग बताया है। एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों की पुरुषों की सेना और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की महिलाओं की सेना। हाँ, ये बहुत ही बारीक सामाजिक अवलोकन है। अगर आप लक्ष्मीर भंडार जैसी योजनाओं को देखें
तो उन्होंने सीधे ग्रामीण महिलाओं के खातों में पैसे भेजे हैं। राइट, वो 1200 रुपए महीने वाले। बिल्कुल। तो एक आम ग्रामीण महिला के लिए वो आर्थिक सुरक्षा ज्यादा वास्तविक है, बजाय इसके कि टीवी पर ईडी की रेड की क्या खबर चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि टीएमसी के पास कोई चुनौती नहीं है। उसी लेख में बताया गया है कि उन्हें भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ रहा है। हाँ, उनका अपना बैगेज है। राइट, जैसे पिछले साल आरजी कर अस्पताल की वो भयानक घटना, हाँ। या फिर संदेश खाली के आरोप, इन सब ने शहरी और ग्रामीण दोनों तबकों में गहरा रोष पैदा किया है। देखिए, ये जो 2026 का चुनाव है ना, ये दरअसल दो अलग अलग प्रकार की थकान या फटीग की परीक्षा है। फटीग? कैसे? एक और है एजेंसी फटीग, जहां लोग रोज पढ़ने वाले छापों से सुन्न हो चुके हैं। वे देखते हैं कि रेड तो होती है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती। अच्छा, तो वो नॉर्मलाइज हो गया है? हाँ, और दूसरी ओर है गवर्नेंस फटीग, जहां आम जनता स्थानीय स्तर के भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज से बुरी तरह पिस चुकी है और बदलाव चाहती है। तो जब जमीन पर इतना असंतोष हो और स्थानीय नेता जनता को न समझा पा रहे हों, तो पार्टियां क्या करती हैं? वो प्रोफेशनल्स को बुलाती हैं। बिल्कुल, यहीं से बैकरूम बॉयज की एंट्री होती है, वो लोग जिनका पेशा ही चुनाव जिताना है। तो चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं कि आईपैक जैसी ये महाकाय फर्में काम कैसे करती हैं। इसके लिए ISBR जर्नल का शोध काफी काम आता है। राजनीतिक परामर्श की शुरुआत कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें 1930 के दशक के अमेरिका में खोजी जा सकती हैं। और मुझे याद है 1960 में जॉन एफ कैनेडी के चुनाव में इसका बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल, मास मीडिया मैनेजमेंट का। लेकिन भारत में इसका आईफोन मोमेंट आप कह सकते हैं 2014 के चुनाव में आया। प्रशांत किशोर और CAG वाला अभियान। हाँ, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के अभियान को एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की तरह चलाया गया, उसने भारत की चुनावी राजनीति का व्याकरण ही बदल दिया। राइट, वो चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, ये सब कोई हवा में नहीं हो रहा था। इसके पीछे पूरा डेटा आधारित विज्ञान था, और इसी के बाद आईपैक जैसी कंपनियों की बाढ़ आ गए। और विनेश चंदेल की प्रोफाइल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ब्रिज इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि चंदेल ने NLIU भोपाल से कानून की पढ़ाई की है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, पिछले 11 सालों में 10 से अधिक हाई स्टेक्स चुनाव अभियान, और वो भी 80% की सक्सेस रेट के साथ। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री से लेकर 7 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। ये दिखाता है कि इन रणनीतिकारों का प्रभाव अब कितना असीमित हो गया है। पर यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम इन फर्मों को कुछ ज्यादा ही तवज्जो नहीं दे रहे? मतलब क्या ये सिर्फ बड़ी PR एजेंसियां नहीं हैं जो सिर्फ नारे गढ़ती हैं और भीड़ जुटाती हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ISBR का शोध साफ करता है कि ये केवल PR नहीं है। ये पार्टी नेतृत्व वाले अभियानों से विशेषज्ञ में प्रबंधित अभियानों की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। विशेषज्ञ प्रबंधित अभियान? हाँ, नीट टेक, नेशन विद नमो या डिजाइन बॉक्स जैसी कंपनियां सिर्फ संदेश को चमका नहीं रही हैं, वे डेटा माइनिंग के जरिए ये तय कर रही हैं कि संदेश होना क्या चाहिए। अच्छा, तो ये डेटा माइनिंग जमीन पर कैसे काम करती है? देखिए, इन फर्मों के हजारों कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे करते हैं, फिर वो वोटर सेगमेंटेशन करते हैं। मतलब एक इलाके के मतदाताओं को उनकी जाति, उम्र और शिकायतों के आधार पर सैकड़ों छोटे समूहों में बांट देते हैं। मतलब अगर मेरे इलाके में पानी की समस्या है तो मुझे पानी के वादे वाला मैसेज आएगा, और मेरे पड़ोसी को अगर रोजगार चाहिए तो उसे कोई और मैसेज। एग्जैक्टली। वो डिजिटल मार्केटिंग और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हर फोन पर एक अलग नैरेटिव भेजते हैं। नेता सिर्फ वो बोलते हैं जो डेटा उन्हें बोलने को कहता है। यार, ये तो बहुत ही डरावनी बात है। मतलब नेता अब जनता की आवाज नहीं है, बल्कि एल्गोरिदम तय कर रहा है। और यहीं से इस इंडस्ट्री का वो स्याह पहलू शुरू होता है, जिसे जर्नल ने एथिकल डार्क साइड कहा है। बिल्कुल, शोध पत्र में सबसे पहला खतरा बताया गया है, एडवोकेसी बनाम सच्चाई की हेरफेर। जब आप इस स्तर पर माइक्रो टारगेटिंग करते हैं, तो आप मतदाताओं के इर्द गिर्द एक फिल्टर बबल बना देते हैं। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये एक जादूगर की तरह है जो मंच पर ट्रिक कर रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ट्रिक कैसे हुई। सही कहा। अब सोचिए कि ऐसा जादूगर हमारी सरकारें तय कर रहे हैं और हमें भनक तक नहीं है कि हमारे दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। और इसी फिल्टर बबल का नतीजा होता है समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण। लोग एक दूसरे की सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि हर कोई अपने बनाए हुए सच के इको चेंबर में जी रहा है। और ऐसे में विचारधारा का क्या होता है? मतलब अगर आज कोई रणनीतिकार वामपंथी पार्टी के साथ है, कल दक्षिणपंथी के साथ, तो क्या वो सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं बन गए? बिल्कुल बन गए।
इसी को शोध में अति व्यावसायीकरण कहा गया है। एयर कंडीशन कमरों में बैठे डेटा वैज्ञानिक अब जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह ले चुके हैं। चुनाव अब जनभागीदारी नहीं, एक टॉप डाउन व्यापार बन गया है। और इसी व्यापार में फिर काले धन और हवाला का खेल शुरू होता है, जहां से हमने शुरुआत की थी। क्योंकि पारदर्शिता की भारी कमी है। किसी को नहीं पता ये अरबों रुपए की फंडिंग आ कहां से रही है। तो इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुबाद क्या है? किसी आम इंसान को इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? फर्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि ये सीधे हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है। राइट? आधी रात को एजेंसियों की दस्तक, 50 करोड़ के हवाला चैनल और वो एल्गोरिदम जो चुपचाप हमारा दिमाग पढ़ रहे हैं, ये सब अब चुनाव मशीनरी के नियमित पुर्जे बन चुके हैं। और अंत में ISBR जर्नल का वो सबसे परेशान करने वाला सवाल। चुनाव आयोग का काम है स्वतंत्र चुनाव कराना। हाँ, पर जब ये अरबों डॉलर की अनियमित कंसल्टेंसी फर्में परछाइयों में रहकर काम कर रही हैं, उन पर कोई सख्त नियम नहीं है और वो जनता की सोच को कंट्रोल कर रही हैं, तो असल में देश में चुनाव चला कौन रहा है? क्या असली शक्ति चुनाव आयोग के हाथों से खिसककर इन निजी कंपनियों के AC कमरों में जा चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी विचार है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। फिर मिलेंगे किसी नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।